हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जिसे हिंदी में संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो आज की ये वीडियो एनईपी के फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, चाहे वो बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हो या फिर बीए ऑनर्स, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस के अंदर टोटल आपको 3 यूनिट्स को पढ़ना है, और हर एक यूनिट के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 पार्ट है आपके, तो इस तरीके से आपको समझना है। और ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, और ये यूनिट थर्ड है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये आइडिया हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, कितने टाइम में हमें अटेम्प्ट करना होता है, और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये पेपर है, सेकंड सेमेस्टर का आपका ये पेपर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ते होंगे। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल आपका 70 नंबर का ये पेपर आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ये 2 पार्ट्स में आता है। पार्ट ए 30 नंबर का होता है और पार्ट बी 40 नंबर का होता है। अगर टोटल टाइम की बात करें, आपको 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हो। सपोज़ अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में पेपर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए पूरा पेपर आपको हिंदी में ही देना है। तब पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, जो पार्ट ए वो 30 नंबर का आएगा, और इसमें स्पेशली बताया गया है जो पहला क्वेश्चन है वो करना आपको कंपलसरी है। और आपको कोशिश करना है कि अगर आप पार्ट ए से स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा का पूरा पहले पार्ट ए क्लियर कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि पहले पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन किए फिर पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन किए, ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप पार्ट बी से स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा पहले पार्ट बी अटैम्प्ट कीजिए। और इसके अलावा बताया गया है जो सभी क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के होंगे। और ये क्वेश्चन है जैसे कि आप देख सकते हो। इसके अलावा अब अगर हम बात करें पार्ट बी के बारे में, 40 नंबर का आपका पार्ट बी होता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। कुछ इस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बुक से जो पहले टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मौलिक अधिकारों के ऊपर पूछा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ये अधिकार हर नागरिक को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का हक देते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमारे संविधान में सिर्फ 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 49वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को हटाकर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। और हमारी न्यायपालिका यानी अदालतें इन अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो आइए अब हम भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई जो मौलिक अधिकार है उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। और समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष सभी समान हैं। इसका मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति को कानून की नज़र में समान माना जाएगा।
किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा या उसके क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 है भेदभाव का निषेध। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों और सेवाओं में बराबर का मौका मिलेगा। किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और ये कानूनी दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। तो इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में सरकार किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की उपाधि यानी टाइटल नहीं दे सकती, जैसे सर, राजा, नवाब एक्सेट्रा। इसका ऑब्जेक्टिव समानता को बनाए रखना है। तो आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसका उल्लेखन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र रूप से जी सकें। जिसमें पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपनी बात को बोलने और लिखने का अधिकार। सेकंड है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना हिंसा के इकट्ठा होने का अधिकार। तीसरा है संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी। फिफ्थ है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और लास्ट है कानूनी तरीके से कोई भी बिजनेस या पेशा यानी प्रोफेशन करने की आज़ादी। अनुच्छेद 20 में सजा से संबंधित संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनुच्छेद नागरिकों को आपराधिक मामले में 3 तरह की सुरक्षा देता है ताकि उनके साथ अन्याय न हो। पहली है एक अपराध की सिर्फ एक ही सजा होगी, यानी एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। सेकंड है अपराध के टाइम पर जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। और थर्ड है किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और उसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद कहता है कि सरकार 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के समय सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उनके साथ अन्याय न हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। उसे वकील रखने और कानूनी सलाह लेने का अधिकार होता है। तो आइए हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में बताया गया है। अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध। तो ये अनुच्छेद कहता है कि मानव की खरीद फरोख्त पूरी तरीके से निषेध है। जबरदस्ती करना भी एक कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम पे प्रतिबंध। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक जगह पे काम करवाना बिल्कुल ही प्रतिबंध है। तो आइए हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद के अनुसार हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 29 है संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। इस अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति या समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित यानी बचाने का अधिकार होता है उसके पास। अनुच्छेद 30 है शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का अधिकार। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हर समुदाय को अपनी भाषा, धर्म या संस्कृति के अनुसार शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज को स्थापित करने और उसे चलाने का पूरा अधिकार है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय यानी हार्ट और आत्मा कहा है।
तो इस अधिकार के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट यानी आदेश को जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार प्रेक्षा, चौथा है उत्प्रेक्षण और पांचवा है प्रतिषेध। तो इस बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर संविधान होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो सभी के लिए समान होता है, जिसका पालन देश के सभी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन जारी रखता है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए नियम कानूनों का एक समूह है जिसका पालन देश के सभी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, जिसे बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। अंततः भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आइए हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत ने किसी भी एक धर्म को राज्य के धर्म की मान्यता नहीं दी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रकृति वाला राज्य है जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व और सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं जिसमें जनता सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का उपयोग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है जो बिना किसी के दबाव में आकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। न्यायपालिका संवैधानिक मूल्य की अवहेलना करने वाले कानूनों को रद्द या फिर असंवैधानिक करार कर सकती है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारतीय संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत एक पूरा स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जहां देश का नेता जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। असली ताकत जनता के पास होती है और भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, किसी के दबाव में नहीं। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और जनता के हित में कानून बनते हैं। इस सिस्टम में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली। भारत ने संघीय प्रणाली कनाडा से ली है, जिसमें पावर केंद्र और राज्यों में बटी होती है ताकि बैलेंस बना रहे। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो बताती है कि किसका काम क्या है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इनका मकसद ये है कि सरकार ऐसे कदम उठाए जो लोगों की भलाई के लिए हों। इन्हीं के आधार पर सरकार कई वेलफेयर स्कीम को भी लेकर आती है,
ताकि देश में एक अच्छे और लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जा सके। नेक्स्ट है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान शक्ति और लचीलेपन दोनों का मिला-जुला उदाहरण है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है, जबकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बदलने के लिए खास प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ से आप नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो जो हमारा अगला प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो हमारे संविधान में जितने भी जो वर्ड्स लिखे गए हैं जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, इन सभी को एक्सप्लेन करो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में आपसे बेसिकली यही पूछे जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जितने भी जो वर्ड्स यूज किए गए जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता, इन सभी वर्ड्स की व्याख्या कीजिए, इनको एक्सप्लेन करो। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों को बताता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। तो आइए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो वर्ड्स लिखे गएंगे उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बताने वाले हैं हम भारत के लोग, इसे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द इस बात को क्लियर करता है कि भारत का संविधान भारत के लोगों का है, भारत के लोगों के लिए और भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है और अपनाया गया है। नेक्स्ट है संप्रभुता। तो संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता वर्ड इस बात को क्लियर करता है कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व देश है, जिसका अर्थ यह है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति या देश के नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, किसी और के दबाव में नहीं है और भारत अपने फैसले पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली ले सकता है। नेक्स्ट है समाजवादी। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी वर्ड ये स्पष्ट करता है, ये बताता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है, जहां राज्य यानी सरकार समाज के सभी वर्गों के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए योजनाएं बनाती है और सभी नागरिकों को समान अवसर, अधिकार और न्याय प्रदान करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गणराज्य के बारे में, या फिर आप कह सकते हो गणतंत्र के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का मतलब ये डिफाइन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, जिसका मतलब है कि भारत में देश का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी राज्य घराने से होगा, यानी किसी राजा का बेटा नहीं होगा, उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। गणतंत्र होने का मतलब है कि सत्ता जनता के हाथों में होती है और गवर्नमेंट जनता की भलाई के लिए काम करती है। इस सिस्टम में हर एक नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं मिली होती है। जनता सार्वभौमिक बस मताधिकार का यूज करके अपने पसंदीदा प्रतिनिधि यानी नेता को चुन सकते हैं, जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जनता के हित में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्याय के बारे में, यानी जस्टिस के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना में न्याय यानी ये जो वर्ड है ये इस बात को क्लियर करता है कि भारत के सभी नागरिकों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, ताकि समाज में समानता और निष्पक्षता बनी रहे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता ये वर्ड ये क्लियर करता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जिसमें सभी धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट दिया जाता है। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत ने किसी भी एक धर्म के विशेष दर्जा नहीं दिया गया है और जो भारत है वो सभी धर्मों को इक्वल मानता है। भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकतांत्रिक के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक वर्ड ये क्लियर करता है कि भारत
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का यूज़ करके अपने फेवरेट नेता को या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट चुनने में मदद करती है। जनता के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने भी जो नेता होते हैंगे अकाउंटेबल होते हैंगे और ये जनता के हित में ही काम करते हैंगे, जनता के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेखन किया गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समानता के बारे में, यानी इक्वलिटी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सभी नागरिकों को इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म या कहीं पर भी उसका जन्म हुआ होगा। भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लास्ट हम बात करते हैं बंधुता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द इस बात को स्पष्ट करता है कि बंधुता सभी नागरिकों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। बंधुता का मतलब होता है सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, कि सभी एक परिवार के ही सदस्य हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा इस बात को क्लियर करता है कि भारत में हर एक व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, जिसका उल्लेखन आर्टिकल 21 में भी किया गया है। संविधान व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर अलग से भी नोट यानी टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द इस बात को स्पष्ट करता है कि एकता और अखंडता किसी भी देश की मजबूती, समृद्धि और विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एकता का मतलब होता है विभिन्नताओं के बावजूद भी लोगों में आपसी सहयोग और एकजुट होकर रहना। एकता का मतलब होता है कि सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के हों, एक राष्ट्रीय पहचान के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, मिलकर काम करें और राष्ट्र के हित में योगदान दें। भारत एक बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ, धर्म और परंपराएं होने के बावजूद एकता है। भारत की विविधता ही भारत की एकता है, मतलब भारत की विविधता ही भारत की ताकत है। अखंडता का मतलब होता है कि देश का भौगोलिक क्षेत्र अविभाज्य है और कोई भी शक्ति इसे विभाजित या कमजोर नहीं कर सकती। अखंडता ये सुनिश्चित करता है कि भारत का कोई भी क्षेत्र भारत से अलग नहीं होगा। भारत के संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता को विशेष इम्पोर्टेंस दिया गया है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समुदाय के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। सरकार का ये ड्यूटी है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए नियम कानून बनाए और उसे लागू करें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं।
और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्याय के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्याय के ऊपर यानी जस्टिस के ऊपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुँचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अपने ओपिनियन दीजिए, अपने विचार बताइए। इसके अलावा कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है न्याय के विभिन्न आयामों की व्याख्या करें। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्याय के ऊपर यानी जस्टिस के ऊपर। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को सुनिश्चित यानी एंश्योर करने के लिए कई प्रावधान यानी प्रोविज़न किए गए हैं। इन सभी प्रावधानों का मेन ऑब्जेक्टिव सभी को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है और सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ यानी असमानता को दूर करना है। तो आइए अब हम बात करते हैं न्याय के अर्थ के बारे में यानी मीनिंग ऑफ दी जस्टिस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना भेदभाव किए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना ही न्याय कहलाता है, जस्टिस कहलाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो न्याय का मतलब होता है सभी लोगों को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो आइए अब हम बात करते हैं कि न्याय के बारे में यानी जस्टिस के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न सिर्फ नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार देता है, बल्कि ये नागरिकों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी देता है, जिसका उल्लेखन हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। तो आइए हम बात करते हैं न्याय के आयाम के बारे में यानी डायमेंशंस ऑफ जस्टिस के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के बारे में, आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, इसके अलावा राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। लेकिन इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि देश के सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि गरीबी और बेरोजगारी को कम करना और सभी के लिए समान आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन प्रदान करना। इसके अलावा सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में 10% का आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों लोगों के लिए सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। जैसे आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 राज्यों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए कदम उठाने का दिशा निर्देश देता है। आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39A समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट है आर्टिकल 41 स्वास्थ्य और उचित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार। तो आइए हम बात करते हैं सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक न्याय का मतलब होता है सोसाइटी के सभी नागरिकों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, राइट्स और रिसोर्सेज देना। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय समाज में व्याप्त उन सभी असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है जो जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति के आधार पर उत्पन्न होती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। जैसे आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके अलावा आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, जन्म, स्थान के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 16 रोजगार के मामले में समान अवसर की समानता, आर्टिकल 17 अपृष्टता का अंत, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार यानी राइट टू लिव। इसके अलावा आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बालक श्रम का निषेध यानी प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स। और लास्ट हैगा आर्टिकल 46 पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय के कुछ उदाहरण अगर एग्जाम्पल से समझे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो भारत में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस को बढ़ावा देता है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है और सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति उसकी कुछ भी हो। इसके अलावा आरक्षण प्रणाली यानी रिजर्वेशन सिस्टम। भारत में SC, ST और OBC के लिए एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव समाज और आर्थिक रूप से कमज़ोर और पीड़ित वर्गों के लोगों को समाज में मुख्य धारा में जोड़ना है और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन फॉर वुमेन। महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान अवसर प्रदान करने और उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिलाओं को आरक्षण यानी रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे पंचायतों और नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों यानी EWS के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन फॉर EWS। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में 10% का रिजर्वेशन किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सोशली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है उन्हें। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान रूप से भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को इलेक्शन लड़ने, वोट देने और सरकार में भाग लेने का समान अवसर मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के कई आर्टिकल्स राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, जैसे आर्टिकल 3 to 5 चुनाव में भाग लेने का अधिकार। चुनाव में जाति, धर्म, लिंग इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, मतलब राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। नेक्स्ट है आर्टिकल 3 to 6 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बिना किसी भेदभाव 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।
तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्वतंत्रता के ऊपर पूछा जाता है, यानी फ्रीडम के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्वतंत्रता के ऊपर, जिसमें कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता पर टिप्पणी लिखो, यानी शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहता है। और कभी कभी आपके एग्जाम में कहा जाता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें स्वतंत्रता के जो विभिन्न रूप हैं उसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिससे कि हम समझ सकें कि आखिर स्वतंत्रता की अवधारणा है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी, और अंग्रेजी में इसे लिबर्टी कहते हैं, जो कि लिबर शब्द से बना है और इसका मतलब होता है बंधनों से मुक्ति। मतलब स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने विचारों, कामों और जीवन को अपने तरीके से चला सकता है, अपनी इच्छा से चला सकता है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना। यानी स्वतंत्रता का मतलब पूरी छूट नहीं है, बल्कि कानून के अंदर रहकर आज़ादी है। फॉर एग्जाम्पल, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अपनी पसंद का काम करने की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये सभी स्वतंत्रता के विभिन्न रूप हैं। सो आई होप अब तक आपको जो स्वतंत्रता का मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये 2 से 3 विद्वान हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बारे में अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। आपको भी इनमें से 1 या 2 डेफिनेशंस को अपने एग्जाम में जरूर लिखना, क्योंकि इससे क्या होगा, टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो मेनली काफ़ी सारे जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनमें एक्सप्लेन किया गया है। अब वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। तो इन सभी आर्टिकल्स के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अधिकार नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर, यानी जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 19, 20, 21 और 22 के अंदर किस तरीके से फ्रीडम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 19 के बारे में, यानी आर्टिकल 19 के बारे में। तो इसके अंदर 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेकंड है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, थर्ड है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, एंड फोर्थ है आवागमन की स्वतंत्रता, एंड फिफ्थ है निवास की स्वतंत्रता, और लास्ट 6th है व्यवसाय, व्यापार या पेशा चुनने की स्वतंत्रता। तो ये वो 6 स्वतंत्रता हैं, ये वो 6 फ्रीडम है जो कि हमें आर्टिकल 19 के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी अनुच्छेद 19 के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्वतंत्रता के अंतर्गत हर नागरिक को बोलने, लिखने और अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये स्वतंत्रता पूरी नहीं है। इस पर देश की सुरक्षा, शांति और नैतिकता के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, हर इंसान को अपनी बात बोलने, लिखने और शेयर करने की पूरी आज़ादी है। मतलब वो अपने थॉट्स को खुलकर शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से डिसएग्री करते हो तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। आप ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे कि देश की सिक्योरिटी, शांति या लोगों की फीलिंग्स को नुकसान हो। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति इंडियन आर्मी की सीक्रेट लोकेशन या फिर मिशन डिटेल्स को पब्लिक कर दे तो इससे दुश्मन को फ़ायदा मिल सकता है और ये देश की सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो कुछ इसी तरीके की दंगे भड़काने वाली बातें या फिर हिंसा फैलाने वाली स्पीच भी शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है। मतलब यहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन ऐसी बात जो कि देश को खतरे में डाल दे वो अलाउ नहीं है। सो आई होप आपको आर्टिकल 19 के अंदर जो हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिक बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हो सकते हैं, यानी इकट्ठा हो सकते हैं। इसमें बैठकों, प्रदर्शनों और आंदोलनों में भाग लेने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इससे हिंसा, अराजकता या सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता।
तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो लोग बिना हथियार के शांति से इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकते हैं, जैसे प्रोटेस्ट या फिर मीटिंग कर सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, लोग किसी इशू पर पीसफुली धरना दे सकते हैं या फिर रैलियां निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं भीड़ हिंसा करने लगे या फिर तोड़फोड़ करने लगे या फिर लोगों को परेशान करने लगे तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो अगर मैं आपको इसे शॉर्ट में समझाऊं, इसका मतलब है शांति से इकट्ठा होने का तो अधिकार है हमारे पास, लेकिन हंगामा करना अलाउ नहीं है। सो आई होप आपको जो सेकंड पॉइंट है, शांतिपूर्ण सभा करने की जो स्वतंत्रता है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आई होप इसका जो सेकंड पॉइंट है, जो कि ये शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अधिकार नागरिकों को विभिन्न प्रकार के संगठन बनाने के लिए अनुमति देता है, परमिशन देता है, जैसे राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, कंपनियां या फिर अन्य सामाजिक संगठन। तो अगर मैं आपको इसे सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब है कि लोग मिलकर अपना ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर वर्कर्स मिलकर यूनियन बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप भी किसी क्लब, कंपनी या सोशल ग्रुप बना सकते हो अपने काम के लिए। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसका मतलब है लोग मिलकर अपनी टीम या संगठन बना सकते हैं। सो आई होप आपको संघ या संगठन बनाने की जो हमारे पास स्वतंत्रता है, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आवागमन की स्वतंत्रता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके तहत नागरिकों को देश के किसी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की पूरी अनुमति है, परमिशन है। ये स्वतंत्रता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। हालांकि कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसे आसान शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली से मुंबई या फिर किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर सकते हो, वो भी विदाउट परमिशन। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सेंसिटिव या फिर आप कह सकते हो ट्राइबल एरियाज में कुछ रूल्स होते हैं जहाँ बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि देश में आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सो आई होप आपको आवागमन की जो स्वतंत्रता हमें मिली है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं निवास की स्वतंत्रता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का अधिकार प्राप्त है, और ये अधिकार देश के भीतर एकता और समानता को प्रोत्साहित करता है, यानी इनकरेज करता है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं और सुरक्षा के कारणों की वजह से कुछ सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब है कि आप इंडिया के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हो, वहाँ पर अपना घर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उत्तर प्रदेश से जाकर बेंगलोर में सेटल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज होते हैं जैसे कि ट्राइबल रिलीजन्स, तो यहाँ पर आपको जाने के लिए, वहाँ पर आपको बसने के लिए, सेटल होने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे पास निवास की स्वतंत्रता है, ये हमें ये बताती है कि हम कहीं पर भी घूम सकते हैं और वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सो आई होप आपको निवास की जो स्वतंत्रता हमें मिली है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं व्यवसाय, व्यापार या पेशे चुनने की स्वतंत्रता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय या पेशा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये स्वतंत्रता अनैतिक या अवैध कानूनों पर लागू नहीं होती, जैसे मानव तस्करी या फिर शोषण से जुड़े काम। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब है कि आप अपनी पसंद का काम या फिर कैरियर चुन सकते हो, जैसे जॉब हो, बिजनेस हो या फिर प्रोफेशन हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, आप टीचर, शॉपकीपर, यूट्यूबर या फिर बिजनेसमैन बन सकते हो अपनी चॉइस से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलीगल या फिर गलत काम जो होते हैं, जैसे ह्यूमन तस्करी या फिर लोगों का शोषण करना, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये हमें ये बताता है कि ये हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, लेकिन कानून के अंदर रहकर। सो आई होप आपको आर्टिकल 19 के अंदर जो पॉइंट था व्यवसाय, व्यापार
या फिर अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में, यानी अनुच्छेद 20 के बारे में, जो कि है दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण, यानी सजा से संबंधित संरक्षण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल नागरिकों को आपराधिक मामलों में 3 तरह की सुरक्षा देता है ताकि उनके साथ अन्याय ना हो। तो इसमें पहला है, एक अपराध की सिर्फ एक ही सजा होगी। दूसरा है, अपराध के समय जो कानून था सजा उसी के अकॉर्डिंग होगी। और तीसरा है, किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्रिमिनल केसेस में 3 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस देता है। इसमें पहला है, अगर आपने एक ही क्राइम किया है तो बार बार उसी के लिए आपको सज़ा नहीं दी जा सकती, और जिस टाइम पर क्राइम हुआ है उसी टाइम के लॉ के हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। बाद में बने जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही किसी को भी खुद के खिलाफ बोलने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कानून सजा देता है लेकिन फेयरनेस के साथ। सो आई होप आपको जो आर्टिकल 20 के अंदर हमें सजा से संबंधित संरक्षण के जो अधिकार दिए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, यानी अनुच्छेद 21 के बारे में, जो कि है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है बल्कि सम्मानपूर्वक और गरिमापूर्वक जीवन जीना है। किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स में से एक है। ये हर इंसान को जीवन जीने और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी देता है। इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है बल्कि सम्मान के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना है। इसका मतलब ये है कि सरकार बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस के किसी को भी जेल में नहीं डाल सकती। तो आर्टिकल 21 हमें ये बताता है कि सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि इज्जत के साथ जीना हमारा हक है। सो आई होप आपको आर्टिकल 21 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में, यानी अनुच्छेद 22 के बारे में, जो कि है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनुच्छेद नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के समय सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उसके साथ अन्याय न हो। तो इसके अनुसार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना आवश्यक है। उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार होता है। और इसके साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये प्रावधान मनमानी गिरफ्तारी और राज्य के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अरेस्ट होने पर कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो उसे बताना होगा कि क्यों पकड़ा है और आपको वकील से बात करने का पूरा हक है। और इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर आपको जज के सामने पेश करना जरूरी है, नहीं तो डिटेंशन गलत माना जाएगा। सो आई होप आपको जो आर्टिकल 22 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो नागरिकों को व्यक्तिगत विकास, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ये अधिकार न सिर्फ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करता है बल्कि समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सीमाएं भी निर्धारित करता है। तो एग्जाम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में किया गया है। ये कर्तव्य नागरिकों के मोरल ड्यूटीज़ होते हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। इसका प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखन नहीं था
1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 2002 में 86 संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया और अभी वर्तमान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो आइए हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है कानूनी रूप से अपरिवर्तनीय। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौलिक कर्तव्य लीगली परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन ड्यूटीज़ का पालन नहीं करने पर कोई लीगली पनिशमेंट नहीं है। नेक्स्ट है नैतिक दायित्व। ये सत्य है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ लीगली इम्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं और प्रत्येक नागरिक को इन ड्यूटीज़ का पालन करना चाहिए। इसकी आखिरी विशेषता है राष्ट्रीय हित। फंडामेंटल ड्यूटीज़ राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देते हैं। जब नागरिक इन ड्यूटीज़ का पालन करते हैं तो वह एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने में योगदान करते हैं। तो आइए बात करते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, यानी संविधान का पालन करना। सेकंड है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का सम्मान करना। थर्ड है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और इसे बनाए रखना। फोर्थ है देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। सिक्स्थ है पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना। सेवेंथ है इन्वायरमेंट की रक्षा करना। एट्थ है अपनी सांस्कृतिक विरासत के मूल्य और महत्व को जानना और इसकी रक्षा करना। नाइन्थ है भाईचारे की भावना को बढ़ाना। टेंथ है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। और लास्ट है माता पिता या अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को एजुकेशन के अवसर प्रदान करें। तो आइए हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर एक नागरिक को याद दिलाता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गौरव और सम्मान। तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नागरिकों को नेशनल सिंबल्स जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का सम्मान करने के लिए इनकरेज करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। तो नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों यानी मोरल वैल्यूज़ के विकास में सहायक है ये। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे मोरल वैल्यूज़ के विकास करते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का आदर करना, सम्मान करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना। तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नागरिकों को पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। तो लास्ट है शिक्षा को प्रोत्साहन। तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में माता पिता को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो नोट्स हैं उसमें आपको अभी तक जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं विद आंसर सॉल्यूशन के साथ। और जो हमने प्राइस रखा है वो एकदम रीजनेबल प्राइस है, 49 रुपीज़ ओनली। और बाकी अगर यूट्यूबर्स की कंपैरिजन करें तो वो जो नोट्स का प्राइस रखते हैं वो 150 से 200 रुपये रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने आपके लिए काफ़ी रीजनेबल प्राइस रखा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट से कमेंट करते हैं कि आप PDF को क्यों सेल करते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूट्यूब से उतनी इनकम नहीं हो पाती, यूट्यूब से हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाता अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो। क्योंकि जो एजुकेशनल वीडियो होती है आप खुद ही सोचिए, जो एजुकेशनल वीडियो होती है आप कब वीडियो देखते हो, एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले। और हम 6 महीने पूरी मेहनत करते हैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स होता है वो 2 से 3 दिन पहले वीडियो देखता है, उसके बाद फिर 6 महीने कोई नहीं दिखता। ये रियलिटी है। और उस 6 महीने तक कोई भी इनकम नहीं आती। और जो हमने प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि हम जो आपके लिए बुक्स परचेज करके लाते हैंगे कम से कम उसकी कोशिश निकल सके। और आप में से
ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 लोग परचेज़ करते हैं। तो हम सोचते हैं उतने से ही हमारी जो कॉस्ट है वो निकल जाए बुक्स की, क्योंकि हमें भी बुक्स को परचेज़ करना होता है आपके लिए नोट्स बनाने के लिए। सो दैट्स व्हाई हमने प्राइस रखा हैगा। और अगर हम बात करें बड़े यूट्यूबर की, तो उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते होंगे और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरीके से आते होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे भी सब्सक्राइबर 5 लाख हो गए और हर वीडियो पे 1 लाख, 2 लाख व्यू आने लगे, तो हम भी आपके लिए जो पीडीएफ है वो फ्री कर देंगे। सो प्लीज़ अब कमेंट में ये मत कमेंट कीजिएगा कि जो आप जो पीडीएफ को सेल कर रहे हो, सेल मत कीजिए, फ्री में प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उसका रीज़न है। क्योंकि अभी हमारे पास कोई इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं आ रही है। अगर आप बात करें तो 6 से 7 महीने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 से 9 हज़ार रुपए ही आते हैं, 6 महीने में, आप खुद सोचिए। और हमारा जो बुक है, उसका भी कुछ नहीं निकल पाता। दैट्स व्हाई हमें पीडीएफ को सेल करना पड़ रहा है। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ, अगर हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे और हर वीडियो पे 1 से 2 लाख व्यू आने लग जाएँगे, तो हम भी आपके लिए जो पीडीएफ है वो फ्री कर देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करना है, तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आपको यहाँ पर जो बटन दिख रहा है मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, देन आपके सामने हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है डाउनलोड ऑल नोट्स। इसका लिंक हमने प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहाँ पर आप 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे जो नोट्स है उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपको 12th क्लास के जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए सिंपली आप क्लास 12th नोट्स, ये जो लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब लेट्स सपोज अगर आपको ग्रेजुएशन के जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है, देन आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ये जो बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपके सामने सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक के सारे जो नोट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। अब लेट्स सपोज अगर मुझे सेकंड सेमेस्टर का किसी सब्जेक्ट का नोट्स डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। अब लेट्स सपोज मुझे हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए, तो मैं हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करूँगा। देन आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इजीली जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हो, पे एंड डाउनलोड नोट्स पर क्लिक करके। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर लेट्स सपोज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजीली। और इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, देन आपके सामने हमारे जो यूट्यूब चैनल का होम पेज है वो ओपन हो जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। इन लिंक पर क्लिक करके आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है इस ग्रुप को, सो दैट जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी अपडेट्स हो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ से आप नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक और टेलीग्राम का लिंक और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, इसके बाद हमने आपको प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस। एंड इसके बाद हमने प्रोवाइड किया है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होंगे। तो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाली है। और इसके बाद हमने आपको प्रोवाइड किया है यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोट्स है वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसके जो आंसर है वो हमने टू द पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बनाए हैं, काफ़ी रिसर्च करके। और अगर आप इन आंसर को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो, तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।